इसके दो मेन पार्ट्स पड़े। एक तो ये एट्रिया और वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाता है, कार्डिक आउटपुट कम ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से जो कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज चल रहे थे ना क्रॉनिक हार्ट फेलियर में, उन्हें कम कर देता है। यानी ये एक तो क्रॉनिक हार्ट फेलियर में इसकी यूजेज है, ठीक है। और क्रॉनिक हार्ट फेलियर में भी हम कहते हैं पहले यूज होता था, अब इतना नहीं होता ड्यू टू अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स। और दूसरा हमने पढ़ा कि हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन में यूज होता है टू प्रिवेंट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ओके, सो इसके दो यूजेस पड़े। एक हमारे पास डायरेक्ट इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ाने की वजह से हो रहा है, और जो दूसरा है वो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने की वजह से हो रहा है। सो ये दो इफेक्ट्स जो हमने अभी तक देखे डिजिटालिस के। हमने कहा कि हर चीज़ की ज्यादती जो है वो बुरी होती है। अब इसकी जो इफेक्ट्स की टॉक्सिसिटी है वो देखते हैं। एट्रियल वेंट्रिकल में भी और एवी नोड पे भी जो इसका इफेक्ट है उसकी टॉक्सिसिटी क्या होती है। हमने कहा एट्रियल वेंट्रिकल में क्या कर रहा है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम ज़्यादा कर रहा है, यानी कि कैल्शियम को ओवरलोड कर रहा है। और हमें पता है कि जब कैल्शियम अंदर ज़्यादा होगा तो अंदर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो रहेगा, ठीक है। ये होता है हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। और यहाँ पे एक होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास थ्रेशोल्ड, ठीक है। हमें पता है नीचे की तरफ जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, और ऊपर की तरफ जो है वो पॉजिटिव होता है। वी नो जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है पॉजिटिव की तरफ जाएगा, थ्रेशोल्ड पे पहुंचागा, तो उसकी डीपोलराइजेशन हो जाएगी, राइट। हम एट्रियल और वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं। अब कैल्शियम अंदर ज़्यादा है तो जो हमारे पास उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट विल लाई मोर टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, ठीक है। यानी वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से जो है वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि कैल्शियम जो है वो अंदर ज़्यादा है और पॉजिटिव चार्ज जो है अंदर वो ज़्यादा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो अब कैल्शियम ओवरलोड है, इट इज़ क्लोजर टू थ्रेश होल्ड। और कभी कभार ऐसा होता है कि खुद ही जो है वो इंक्रीज करता 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 थ्रेश होल्ड पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, डीपोलराइजेशन हो जाएगी। तो समटाइम्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टचेस द थ्रेश होल्ड एंड इलिकेट्स द डीपोलराइजेशन। इसे हम कहते हैं ऑटोमेटिसिटी। ऑटोमेटिसिटी मतलब कोई पीछे से इसे एक्शन पोटेंशियल नहीं आया, ठीक है। ऑटोमेटिसिटी का मतलब ऐसे कोई पीछे से एक्शन पोटेंशियल नहीं आया, ये खुद ब खुद ही डीपोलराइज हो गया। एंड वी नो एट्रियल वेंट्रिकल्स की ऑटोमेटिसिटी नहीं होती ऐसे, और एवी नोड की होती है ना कि वो खुद डीपोलराइज होते रहते हैं और पेस मेकर का काम करते हैं, लेकिन एट्रियल वेंट्रिकल्स की नॉर्मली ऑटोमेटिसिटी होती नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ एक्शन पोटेंशियल आता है तभी इलिकेट करते हैं। लेकिन अब ओवरलोड कैल्शियम करा दिया डिजिटालिस ने, जिसकी वजह से इसकी ऑटोमेटिसिटी जो है वो बढ़ गई है। तो होता क्या है कि एट्रिया और वेंट्रिकल के अंदर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये हमारे पास पेस मेकर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एट्रियल और वेंट्रिकल जो है वो नॉर्मली तो ऑटोमेटिसिटी नहीं शो करते, लेकिन अगर वो करना शुरू करते हैं तो यहाँ से हम कहते हैं ऐसे नोड से आना था नॉर्मली और एबी नोड के थ्रू जाना था, लेकिन अब यहाँ से इलिकेट हो गया एट्रिया से या वेंट्रिकल में कहीं से इलिकेट होना शुरू हो गया, खुद से ही एक्शन पोटेंशियल जो है वो यहाँ से जनरेट होना शुरू करते हैं। उसे हम कहते हैं यहाँ पे क्या बन जाते हैं, फोकाई बन जाते हैं, इलेक्ट्रिक फोकाई, यानी वो खुद से ही डिस्चार्ज करना शुरू कर देते हैं करंट। एंड वी नो जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एरिदमिया बन जाता है, ठीक है। क्योंकि हम कहते हैं फॉर एग्जांपल अभी ऐसे नोड ने करना था, ये पहली वाली कंप्लीट ही नहीं हुई कि यहाँ से इसने दूसरी जो है एक्शन पोटेंशियल शुरू कर दी, ठीक है। अभी हम कहते हैं एक हार्ट रेट कंप्लीट नहीं हुआ कि दूसरा जो है वो इन्होंने एलिकेट कर दिया, तो उससे क्या होता है, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है ना, और ज़्यादा भी कोई रेगुलरली नहीं होता, ठीक है, इरेगुलरली होता है। अगर वो बीच में कभी कभार एलिकेट करें तो उसे हम कहेंगे ये प्री मेच्योर बीट है, ठीक है। अगर वो ज़्यादा करें रेगुलरली तो दैट विल बी टेकिकार्डिया। अगर टेकिकार्डिया से ज़्यादा हो तो फ्लटर, और अगर सबसे ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो जाए खतरनाक हद तक, तो उसे हम कहते हैं फिब्रिलेशन हो गया। एट्रिया की भी फिब्रिलेशन हो सकती है और वेंट्रिकल्स की भी, एंड वी नो कि वेंट्रिकल्स की जो फिब्रिलेशन है वो ज़्यादा खतरनाक होती है। पीवीबीज आर डेंजरस, दे आर प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स, ठीक है। तो हम कहते हैं कि एरिथमिया का इफेक्ट जो है वो ज़्यादा कर देता है डिजिटाइज। येस आई नो, हमने पढ़ा कि एरिथमिया को, यानी कि जो एट्रियल एरिथमिया था उसमें हम दे रहे थे, लेकिन इसका इफेक्ट भी जो है वो देख लें एरिथमिया ही है एक तरह से, ठीक है। दैट्स वाई वी से कि हम इसको इतना यूज़ नहीं करते, ठीक है, सिंस इसके बेनिफिट्स और जो हैं वो नुकसान वो आउट बैलेंस हो जाते हैं। तो ये किसी हद तक एरिथमिया में हम देते भी हैं एट्रियल एरिथमिया में, लेकिन इट ऑल्सो कॉज एरिथमिया। अब हम कहते हैं ए बी नोड और ऐसे नोड को ब्लॉक करता है, और मोस्ट प्रोबेबली ए बी नोड को भी ब्लॉक करता है थ्रू PANS, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा इनहिबिशन हो जाए, इनहिबिशन टोटल इनहिबिशन हो जाए, तो क्या होगा, ए बी ब्लॉक हो जाएगा या हार्ट ब्लॉक हो जाएगा। यानी कि जो ऐसे नोड ने यहाँ पे भेजा इसको सिग्नल, वो ए बी नोड आगे पास ही नहीं कर रहा और वेंट्रिकल बीट ही नहीं हो रहे, तो हम क्या होगा, हार्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी ब्लॉक या हार्ट ब्लॉक इसको हम कहते हैं, ये इसकी टॉक्सिसिटीज। नाउ हियर इज अ समरी के डिजिटालिस क्या कर रहा था। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट में क्या करता है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कम करता है, जो कि जाके एवी नोड पे सबसे ज़्यादा असर करता है। एवी नोड इनहिबिट होगा तो उससे जो एट्रियल फ्लटर या फिब्रिलेशन है उसमें हम यूज़ करेंगे, सो दैट एट्रियल फ्लटर डज नॉट प्रेसिपिटेट द वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इनहिबिशन हो जाए तो इट कैन कॉज एवी ब्लॉक और हार्ट ब्लॉक। नेक्स्ट इसका मैकेनिकल इफेक्ट क्या होता है कि इंट्रासेलुलर कैल्शियम को बढ़ाता है, यानी ओवरलोड करता है कैल्शियम इन स्पेशली इन एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर मायोसाइट्स, जिसकी वजह से उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है, जो कि हम क्रॉनिक हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं। बट अगर बहुत ज़्यादा जो है कैल्शियम ओवरलोड हो जाए तो इट कैन ऑल्सो प्रेसिपिटेट एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी इन एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर सेल्स, जिसकी वजह से एरिथमियाज जो है वो हो सकते हैं।
अच्छा, अब यहाँ से देखें एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी के नीचे मैंने क्या लिखा है, डैड्स। डैड्स मीन्स डिलेड आफ्टर डीपोलराइजेशन। अब ये क्या होता है, आई डिड से कि जो जब हम ये देखें, ये वेंट्रिकल की रिपोलराइजेशन होती है, ठीक है। और इसके बाद मैंने कहा कि क्योंकि कैल्शियम ओवरलोडेड होता है तो थ्रेश होल्ड के करीब जो है वो खुद ब खुद चला जाता है, ऑटोमेटिसिटी खुद ब खुद हो जाती है, ठीक है। और जाके खुद क्या हो जाती है, डीपोलराइजेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये जो हो रही है ना डीपोलराइजेशन, दैट इज आफ्टर द रीपोलराइजेशन, ठीक है। दैट वे वी कॉल इज डिलेड, ठीक है, डिलेड आफ्टर। अब हम कहते हैं ये बाद में है और डिलेड है, यानी फौरन से नहीं है, इसके साथ बाद में है। और क्या है, डीपोलराइजेशन खुद से हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज डैट्स। और ये होता है डिजिटलिस की एक खासियत है ये। फिर हमने कहा था कि डिजिटलिस प्रोड्यूसेस टू ईसीजी चेंजेस लाइक इंक्रीज्ड पीआर इंटरवल एंड फ्लैटनिंग ऑफ द टी वेव्स, या फिर रिवर्सल, सॉरी, हो सकता है टी वेव इन्वर्जन भी हो सकती है। नेक्स्ट वी से कि इसकी टॉक्सिसिटी में यही आ गया एवी ब्लॉक या कार्डियक डिप्रेशन, ठीक है। फिर हम कहते हैं एरिथमियाज आते हैं, लाइक प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स वगैरह। अब एरिथमियाज जो है ना वो ज़्यादा होते हैं, किस में चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं, इन हाइपोकिलीमिया पेशेंट्स एंड इन हाइपोमैग्नीसीमिया पेशेंट्स। क्यों? क्योंकि नॉर्मली ये हमारे पास है क्या है ये हमारे पास सोडियम पोटाशियम एटीपीएज है, ठीक है। हमें पता है डिजॉक्सिन ने इसके साथ आकर बाइंड करना है, लेकिन सिर्फ डाइजॉक्सिन बाइंड नहीं करता, बल्कि पोटाशियम और मैग्नीशियम भी जो है वो भी हमारे पास इसके साथ compete कर रहे हैं फॉर बाइंडिंग। लेकिन जिन पेशेंट्स में पोटाशियम और मैग्नीशियम कम होंगे उनमें डाइजॉक्सिन भी जो है वो ज़्यादा बाइंड कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके साथ कोई कंपटीशन लगाने के लिए कोई नहीं है, उसको ज़्यादा खुला रास्ता मिला हुआ है, तो वो जो है जाके लगेगा और अपना एक्शन जो है ज़्यादा परफॉर्म करता है। तो हम कहते हैं डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी जो है वो उन लोगों में ज़्यादा हो सकती है जिनमें हाइपोकेलीमिया हो या हाइपोमैग्नीसीमिया हो। अब हाइपोकेलीमिया जो है हमें पता है लूप और थायजाइड डायूरेटिक्स जो हैं वो हाइपोकेलीमिया करा रहे होते हैं, राइट। तो हमें लूप और थायजाइड डायूरेटिक्स जो है वो साथ नहीं देने चाहिए विद डिजिटैलिस, क्योंकि हमें पता है ना डायूरेटिक्स भी तो हार्ट फेलियर के लिए यूज़ हो रहे हैं और साथ में डिजिटैलिस जो है वो भी यूज़ हो रहा है, तो दोनों को इकट्ठे ना दें, पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स दे दें उसकी जगह। और ये कि जब हम पेशेंट्स को डिजिटैलिस देते हैं तो उससे पहले उनके पोटाशियम लेवल्स ज़रूर मेजर कराने चाहिए, अदरवाइज इट कैन कॉज टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट हम कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया पेशेंट्स में। क्यों? क्योंकि उनमें पहले से ही कैल्शियम ज़्यादा है और ऊपर से डिजिटलिस क्या करा रहा है, मजीद कैल्शियम ओवरलोड करा रहा है, राइट। तो सीरम में कैल्शियम ज़्यादा है तो मतलब डिजिटलिस ज़्यादा सीरम से जो है वो सेल के अंदर भी लेकर आएगा, ओवरलोड भी ज़्यादा होगा और अफेक्ट भी ज़्यादा होगा। सो पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के भी जो लेवल्स हैं वो लास्ट भी चेक कराने चाहिए इन पेशेंट्स बिफोर रिकमेंडिंग डिजिटलिस। नेक्स्ट हम कहते हैं ये वॉमिटिंग कराता है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम का फर्दर लेवल कम होता है और मजीद इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ती है। कुछ सीएनएस इफेक्ट्स हैं, ऑब्वियसली डिजिटलिस जो है वो एक ड्रग जो सीएनएस में जाती है, इसके कन्फ्यूजन, सीएनएस इफेक्ट्स, हेलुसिनेशंस होती हैं, विजुअल डिस्टर्बेंसेस वगैरह जो है वो हो सकती हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल टॉक्सिसिटी। हम कहते हैं अगर डिजिटलिस की टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है। सबसे पहले तो अगर किसी के अंदर हाइपोकेलीमिया या हाइपोमैग्नीसीमिया की वजह से टॉक्सिसिटी हुई थी, इनकी वजह से कौन सी टॉक्सिसिटी होती है, एरिथमियाज वाली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनके सप्लीमेंट्स देके इनकी डिफिशियंसी को दूर करने की कोशिश करेंगे ताकि एरिथमियाज जो है वो ठीक हो जाए। लेकिन अगर फिर भी एरिथमियाज जो है वो कैल्शियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम की डिफिशियंसी को ट्रीट करने के बाद भी जो है वो ठीक नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, एंटी एरिथमिक ड्रग्स देते हैं, ठीक है। कौन से पेशेंट्स में, जिनमें ऑटोमेटिसिटी ज़्यादा हुई है, नॉट इन दोज पेशेंट्स जिसमें एवी ब्लॉक हो गए, क्योंकि अगर एवी ब्लॉक में हम मजीद डिप्रेसिंग एजेंट्स दे रहे हैं यानी एंटी एरिथमिक ड्रग्स दे रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजरस हो सकता है। तो उनमें जिनमें एरिथमियाज प्रोमिनेंट हैं उनमें हम देंगे एंटी एरिथमिक ड्रग्स। अब ये एंटी एरिथमिक ड्रग्स कौन सी हैं, लाइडोकेन एंड फेनिटोइन। ये क्या करते हैं कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं। हमने कहा जब डैड्स होते हैं ना यहाँ पे, ठीक है, जब ओवरलोडेड कैल्शियम की वजह से डैड्स होते हैं तो यहाँ पे एंड में तो डीपोलराइजेशन ही होनी है, और वो डीपोलराइजेशन किस पे डिपेंड कर रही है, हमने कहा था एट्रिया और वेंट्रिकल्स में इट इज़ सोडियम डिपेंडेंट, राइट। सो अगर हम वोल्टेज गेटेड सोडियम्स को ही ब्लॉक कर दें, ठीक है, तो वो यहाँ से डीपोलराइजेशन जो है वो होगी नहीं, ठीक है, यहीं पे जो है वो इम्पल्स डाई कर जाएगी, तो जो है डिलेड आफ्टर डीपोलराइजेशन जो नहीं होगी और एरिथमियाज जो है वो नहीं होंगे, राइट। नेक्स्ट इज वी कैन गिव, अगर तो हमारे पास एवी ब्लॉक है, ठीक है, यानी कि एरिथमिया नहीं है और एवी ब्लॉक है। अच्छा, होता कि इनमें एवी ब्लॉक अक्सर उन पेशेंट्स में होता है जिनमें सिवियर और एक्यूट डिजिटलिस टॉक्सिसिटी हो, उनमें एरिथमियाज की बजाय क्या हो जाता है, एवी ब्लॉक यानी कार्डिक डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो उन लोगों में ज़्यादातर एवी ब्लॉक होता है जिनमें एक्यूट टॉक्सिसिटी हो और सिवियर हो। तो अगर एवी ब्लॉक होगा तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक पेस मेकर दे सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं, या फिर हम एट्रोपिन देते हैं। एट्रोपिन क्या करता है, इट इज़ एन एंटी म्यूसरिनिक, राइट, यानी जो म्यूसरिनिक की एक्टिविटी बढ़ा दी थी ना, हमें पता है ना डिजिटलिस जो है वो क्या करता है, पीएनएस की एक्टिविटी को बढ़ा देता है,
ठीक है, पीएनएस की एक्टिविटी को बढ़ाकर वो क्या करता है, एवी ब्लॉक कराता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, एट्रोपिन देते हैं विच इज़ एन एंटी म्यूसेरिटिक, मतलब वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम करेगा और एवी ब्लॉक को ट्रीट करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट हम कहते हैं डाइजॉक्सिन एंटीबॉडीज़ भी दे सकते हैं, वो क्या होती हैं, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडर्स, ठीक है, जो कि डाइजॉक्सिन के साथ बाइंड करती हैं और क्या करती हैं, डाइजॉक्सिन के साथ सॉरी बाइंड करती हैं और उसकी टॉक्सिसिटी को जो है वो कम करती हैं। सो दीज वर ऑल द डिजिटल्स फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।